मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो हर बैंकर साथी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बेहद ज़रूरी भी है। आज का मेरा विषय है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। बैंक में लोन देना एक साधारण प्रक्रिया है। हर बैंकर को इस प्रोसीजर का ज्ञान होना आवश्यक है और इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजिकल बातें नहीं हैं। बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है ये। आपने नॉर्मल कोर्स में जब आप बैंक में बैठते हैं तो आपके पास जो लोग ऋण लेने के इच्छुक हैं वो समय समय पर आपके पास आते हैं, आपसे संपर्क करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो मेरा आपको पहला सुझाव या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग इज कि आपको फर्स्ट मीटिंग में ही बोरोवर को थोड़ा 5-10 मिनट का समय देना चाहिए। उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और जितनी अधिक से अधिक जानकारी उसके विषय में, उसके परिवार के विषय में, उसके कारोबार के विषय में, उसकी भावी योजनाओं के विषय में, उसके और जो अनुभव हैं और जो प्रोजेक्ट उसने पहले पूरे किए हों या किसी और व्यापार या कारोबार में वो रहा हो, वो सब जानकारी आपको पहली मीटिंग में ही उससे ले लेनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि जो भी आप निर्णय लेंगे, उसको आगे लोन देना है नहीं देना है, ये इसी जानकारी पर निर्भर करेगा। अगर ये जानकारी आपको लगती है ठीक है, मुझे इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहिए, इस बोरोवर को लोन देना चाहिए, तो आपका निर्णय उसके पक्ष में होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बेकार की बातें कर रहा है, मेरा 5-10 मिनट खराब कर दिया इसने, तो उसको पहले ही मना कर देना चाहिए। अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं। पहली, जब आपने ये निर्णय लिया कि हमें इसे लोन नहीं देना चाहिए, तो उसे मना करके इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। और यदि हमने ये निर्णय लिया है कि नहीं, हमें ये कंसीडर करना चाहिए, तो आपको उसे उसी मुलाकात में या उससे दूसरी में अधिक से अधिक सारे पेपर्स यानी सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले चाहिए होते हैं वो उसको बता देने चाहिए इन वन गो। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2 आज बता दिए, फिर वो जब वो 2 लेकर के आया तो उसको 2-3 और बता दिए, फिर जब वो लेकर के आया तो उसको और बता दिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक ही बार में बता देंगे तो बोरोवर पर पहली मुलाकात में अगर उसकी बात को आप ध्यान से सुन लेंगे, एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट जो पेपर्स आपको चाहिए वो उससे डिमांड कर लेंगे, तो बोरोवर को अच्छा लगेगा। आपका और बोरोवर का ये एसोसिएशन, ये रिलेशन, ये जो रिलेशनशिप नई डेवलप होगी अगर, तो ये अच्छी चलेगी आगे लंबे समय तक। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे तो शुरू में ये डॉक्यूमेंट को मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। पहले वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरे वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो बोरोवर की इनकम या बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बहुत कॉमन है। और तीसरे डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हर केस में नहीं भी हो सकते हैं, और ये मैं आपको एक इंडिकेटिव लिस्ट दे रहा हूँ, ये फाइनल या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर गारंटर है इन्वॉल्व
तो गारंटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप उससे डिमांड करेंगे। कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकती है, हर एक केस में प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है, तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी एब्सेंट हो सकते हैं। नाउ नॉर्मली आई आस्क द क्वेश्चन हियर, ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए तो आपको क्या करना चाहिए एज ए बैंकर? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। What should be our next step, immediate next, after getting these documents from the prospective or the existing borrower? Our duty, our responsibility is to verify these documents. हमने मीटिंग कर ली, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, अब हमें तुरंत इनको वेरीफाई करना चाहिए। और आज के टाइम में हमारे पास ऐसे तमाम टूल उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम इन डॉक्यूमेंट्स में से मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, और फिर हम उसका फर्दर एनालिसिस कि इसकी एलिजिबिलिटी पक्की है, कहीं ये इनएलिजिबल तो नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बोरोवर और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि किसी भी इलीगल एक्टिविटी को हमें लोन नहीं देना चाहिए और ना हम देते हैं आमतौर पर। तो एलिजिबिलिटी चेक हो जाने के बाद उसको कितना अमाउंट पे मैं एक बात ज़रूर आपको एम्फेसाइज करूँगा कि हमेशा हमारा थ्रस्ट नीड बेस्ड फाइनेंसिंग पे होना चाहिए, नाइदर ओवर फाइनेंसिंग नॉर अंडर फाइनेंसिंग। अगर हम नीड बेस्ड क्रेडिट पर जाएंगे तो हमारा लोन अकाउंट उम्मीद है कि बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आपने कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, मिसयूज़ करेगा, आपका अकाउंट ख़राब हो सकता है। अगर कम दिया तो उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, हो सकता है दूसरे सोर्सेज से भी बोरो करे, और जब उसकी फंड जनरेशन प्रोजेक्ट से शुरू हो जाएगी तो पहले उन्हीं को रीपे करेगा, और आपके अकाउंट के रीपेमेंट में इनिशियल स्टेज पर ये प्रॉब्लम्स आना ठीक नहीं होगा। तो हमें नीड बेस्ड क्रेडिट पर जोर देना चाहिए और उसकी नीड को प्रॉपरली एनालाइज कर लेना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं। हम उसकी सिबिल, क्रेडिट हिस्ट्री एटसेट्रा चेक करते हैं बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। इसी तरीके से नीड के बेस के लिए उसकी हम स्कोर शीट एटसेट्रा सब बना लेते हैं। हमारी स्कीम्स में दी होती हैं कि इतने से ज़्यादा आपकी लोनिंग पावर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन नीड बेस्ड क्रेडिट, दैट इज माय सजेशन। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू कंसीडर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। every scheme, every bank has got rate of interest already mentioned in various circulars। ज़्यादातर ये सब सर्कुलर में लिखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। इसमें हमें कुछ डिसाइड नहीं करना है, हमें समझना जरूर है। समझना सिद्धांत ये है कि रिस्क पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर किसी केस में मेरा रिस्क कम होता है, पार्टी की रेटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, AAA, AA, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। रिस्क इज ए टूल टू प्राइस अवर प्रोडक्ट, तो इसको हम रिस्क प्राइसिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो मेरा रिस्क ज़्यादा अगर है तो हो सकता है उसकी प्राइस ज़्यादा हो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज़्यादा हो जाए। यही प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर रिस्क प्राइसिंग का प्रिंसिपल हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, हमारे सर्कुलर्स में जो रेट मेंशन होके आते हैं उनमें ये इनबिल्ट भी होता है। फिर होता है मेरी सिक्योरिटी क्या अवेलेबल है। नॉर्मल केस में हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो दो कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं, प्राइमरी एंड कोलेटरल। प्राइमरी सिक्योरिटी विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन अमाउंट। कार के लिए लोन दिया, उसने कार खरीदी, कार प्राइमरी सिक्योरिटी है। इन एडिशन टू दैट अगर आपने कोई और सिक्योरिटी उससे ली है तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी है। उसने घर बनाने के लिए लोन लिया है आपसे, दैट हाउस इज योर प्राइमरी सिक्योरिटी। इन एडिशन टू दैट और कोई ले रहे हैं आप, उससे कोलेटरल है। इसी तरीके से कोई भी
सिक्योरिटी जो क्रिएट हो रही है आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक लोन फंड्स, वो प्राइमरी, और उसके अलावा कोई सिक्योरिटी आप उससे ले रहे हैं तो वो कोलेटरल कैटेगरी में आता है। फिर हम उसे बहुत अच्छी तरह रीपेमेंट के बारे में बता देना चाहिए। इंस्टॉलमेंट ये होगी, इसमें इतना ब्याज शामिल है, हर महीने आपको देना होगा, या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, या हाफ ईयरली है, या एनुअल है। हमारे कुछ टर्म लोन्स में एनुअल भी होती है। और अगर हम कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कर रहे हैं तो उसमें रेगुलर क्रेडिट्स आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स, आउट ऑफ बिजनेस रिसीट्स आने चाहिए और रेगुलर बेस पे आते रहना चाहिए, तो हमारा रीपेमेंट में कहीं किसी स्टेज पर दिक्कत नहीं आती है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग में हमारा इंश्योरेंस का भी एक एस्पेक्ट होता है। जो भी एसेट बोरोवर ने या बोरोइंग फर्म ने, कंपनी ने आपको चार्ज किया है, यानी यू हैव एन एसेट वेयर you have a bank charge over that asset, should be fully insured for full value। कभी भी हमें पार्शियल वैल्यू पर उसका इंश्योरेंस नहीं कराना है। अदरवाइज जब हम कभी इवेंचुअलिटी क्रिएट होती है और उसमें हमको क्लेम लॉन्च करना पड़ता है तो उसमें हमारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं पुनः इस बात पर जोर दे रहा हूँ, our security must be insured for full amount, no partial insurance at all। और उसके बाद में जब सब कुछ हमारा ठीक हो जाता है तो हम लोन डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। अब चूंकि ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लोन डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन लोन डॉक्यूमेंटेशन पे अलग से मैं आगे एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं और लोन डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रोसीजर को समझ सकते हैं। इसके बाद में तो फिर आपका डिसबर्समेंट और फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग रह जाता है। तो इन जनरल इंक्लूडिंग मार्जिन एज पर दी स्कीम प्रोवाइडेड बाय द बैंक, उसके हिसाब से मार्जिन लेते हुए आप इसका डिसबर्समेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के कोई लोन करते हैं तो जो बैंकर की सबसे बड़ी चिंता होती है किसी भी लोन को देने से पहले, मेरा पैसा मेरे पास वापस लौट के आएगा या नहीं। ये सारी प्रिकॉशन, सारे सिद्धांतों का पालन करते हुए आप करेंगे तो ये निश्चित है कि आपका पैसा आपके पास लौटकर आएगा। और अगर किसी कारण से कोई डिफ़िकल्टी, समटाइम्स बहुत सारी ऐसी इवेंचुअलिटीज हो जाती हैं, बोरोवर की डेथ हो जाए, बिजनेस एक्टिविटी उसकी डेथ हो जाने से बंद हो जाए, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बैंक उनको कंसिडर करता है, कम से कम सैंक्शनिंग अथॉरिटी को फिर कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व all the precautions which are expected of you by the bank। With these words I conclude this video। I hope you will find it very useful। और अंत में मेरी आपसे वही अपील, मेरे प्यारे बैंकर साथियों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।